85% समाज में से केवल 14% का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त होता है। उसके बाद भी अन्य पार्टियां इस समाज के लोगों के सामने आकर ये कहती हैं कि अगर तुम बहुजन समाज पार्टी को वोट दोगे तो आपका वोट गड्ढे में जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब ये जो पार्टियां हैं ठीक कहती हैं कि आपका वोट जो है गड्ढे में जाएगा, लेकिन इनसे ये पूछिए, आम आदमी पार्टी ने जब अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की तब क्या उसका राजनीतिक गड्ढा नहीं था? भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत की तब क्या उनका गड्ढा नहीं था? और इन लोगों का जो गड्ढा है वो किसने भरने का काम किया? क्या आप लोगों ने भरने का काम नहीं किया? यदि आप लोग दूसरों के गड्ढे भरकर दूसरों को एमएलए एमपी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो आप अपना गड्ढा क्यों नहीं भर सकते हैं? गड्ढे की परवाह नहीं करनी है। गड्ढे पर जब तक काम नहीं होता, जब तक जो है गड्ढा खतरनाक बना रहता है, और गड्ढा खतरनाक है तो चोट खाएंगे। चोट यानी कि आपके ऊपर शोषण, अत्याचार, जातिवाद का कहर लगातार टूटता रहेगा। जब तक वो गड्ढा नहीं भरेगा तब तक आपके ऊपर ये अत्याचार होता रहेगा। इसीलिए मेरी अपील है, मैं आपसे पर्सनली चाहता हूँ, हालांकि मैं जो है कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ना ही बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ना ही मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक सामाजिक उत्थान में लगा हुआ व्यक्ति हूँ। समाज के लिए सोचता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। इसलिए मेरी पर्सनल अपील है कि अभी आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अपने वोट को अपनी पार्टी के पास जो है। दूसरी बात यह है कि जितने भी विधायक जो सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो आपके पास आ रहे होंगे, वे अपने क्षेत्र के उनके द्वारा किए गए काम नहीं गिनाते, वो केवल अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करते हुए आपको दिखाई देते हैं। अगर इतनी स्टेटमेंट सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो दलित समाज से आता है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या मुस्लिम समुदाय से है और भाजपा को वोट करता है, तो मैं ये समझता हूं कि वह गैरतमंद व्यक्ति नहीं है, उसका ज़मीर नहीं। लेकिन फिर भी एक नज़र हमें डालनी चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी जो बनिया समाज से आते हैं, क्या वो दलित हितैषी हैं? क्या अब तक उन्होंने जो दलितों का वोट लेकर सरकार बनाई, क्या उन्होंने दलितों के साथ न्याय किया तो या अन्याय किया? अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े दलित हितैषी हैं, आपको इस बात को इन तथ्यों से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना भारी अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, अगर आप वास्तव में बाबा साहब से प्यार करते हैं, बाबा साहब की इज्जत करते हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी सूरत में आप वोट नहीं कर सकते। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कल दिल्ली में वोटिंग है। किसको वोट करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, और यह महत्वपूर्ण मुद्दा विशेष तौर पर बहुजन समाज के लोगों के सामने है। बहुजन समाज के लोग जो अभी बहुत कम संख्या में जागरूक हो पाए हैं, जो कि बहुजन समाज के अपने मिशन मूवमेंट को जान पाए हैं, और जो जान पाए हैं, अगर मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करूं कि कितने लोग जाग पाए हैं, तो अब तक जो राजनीतिक सफलता दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को मिली, तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक जो है दिल्ली में कितने लोग एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से थे, उसमें कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग भी शामिल होंगे, जो कि जाग गए, जो कि ये समझ गए कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये जो आंकड़ा है, सन 2014 तक 14% का आंकड़ा था। जब आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव दिल्ली की राजनीति में हुआ, आम आदमी पार्टी के मुखिया बनिया समाज से आते हैं, तो उनका जो प्रादुर्भाव हुआ, एकाएक पहली बार में ही जो उनको भारी सफलता मिली, तो उस सफलता में बहुजन समाज पार्टी ने जो वोट इकट्ठा किया था, वो सारा वोट आम आदमी पार्टी के पास चला गया। और बड़ी विडंबना की बात है कि आम आदमी पार्टी के पास जो उसके मुखिया हैं बनिया समाज से, बनिया समाज का वोट नहीं गया। बनिया समाज का वोट भाजपा के पास था और भाजपा के पास ही रहा। भाजपा के जो वोटर्स हैं,
वे लोग कौन हैं? वे लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो कि संख्या में 15% हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अल्पमत में हैं। अगर वे जागरूक नहीं हुए, अगर उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ मिलकर संगठित होकर लड़ाई नहीं लड़ी, तो उनका वर्चस्व खतरे में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे लोग संगठित हैं, इकट्ठा हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी टूटता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। तो साथियों, आराम तलबी संघर्ष का हुनर खयाती है। ये एक ऐसी बात है जिसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। 85% समाज में से केवल 14% का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त होता है। उसके बाद भी अन्य पार्टियां इस समाज के लोगों के सामने आकर ये कहती हैं कि अगर तुम बहुजन समाज पार्टी को वोट दोगे तो आपका वोट गड्ढे में जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब ये जो पार्टियां हैं ठीक कहती हैं कि आपका वोट जो है गड्ढे में जाएगा, लेकिन इनसे ये पूछिए, आम आदमी पार्टी ने जब अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की तब क्या उसका राजनीतिक गड्ढा नहीं था? भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत की तब क्या उनका गड्ढा नहीं था? और इन लोगों का जो गड्ढा है वो किसने भरने का काम किया? क्या आप लोगों ने भरने का काम नहीं किया? यदि आप लोग दूसरों के गड्ढे भरकर दूसरों को एमएलए, एमपी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो आप अपना गड्ढा क्यों नहीं भर सकते हैं? तो साथियों, वोट जो है गड्ढे में इसलिए डाला जाता है ताकि एक एक वोट वहां जमा हो और वो गड्ढा भर जाए। और जिस दिन वो गड्ढा भर जाएगा उस दिन ये समाज अपने दुख, अपनी मुसीबतें, अपने शोषण, अपने अत्याचार को खुद से देखेगा, खुद से उनका हल करने लगेगा। आज तक भारत के गणतंत्र होने के बाद, जब से भारत के लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला, तब से लेकर आज तक लगभग 75 सालों में इस देश में, इस देश के राज्यों में, विभिन्न विधानसभाओं में, अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो आज तक एससी एसटी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो साथियों, आम आदमी पार्टी के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यतः जोर भी आम आदमी पार्टी का रहेगा, लेकिन फिर भी एक नज़र हमें डालनी चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी जो बनिया समाज से आते हैं, क्या वो दलित हितैषी हैं? क्या अब तक उन्होंने जो दलितों का वोट लेकर सरकार बनाई, क्या उन्होंने दलितों के साथ न्याय किया या अन्याय किया? साथियों, पहली बार जब वे दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीते, सरकार बनाई, तो उन्हें राज्यसभा में 4 मेंबर भेजने की ताकत प्राप्त हुई। ये ताकत दिल्ली के जो वोटर्स हैं, जिसमें मुख्यतः जाटव समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इन्हीं के वोट से जो है उन्होंने सरकार बनाई थी और 4 सदस्यों की ताकत जो है राज्यसभा में भेजने के लिए उनके पास मिली थी। उन्होंने राज्यसभा में एक भी दलित समाज का व्यक्ति नहीं भेजा। उसके बाद पंजाब में उनकी सरकार बनी, दिल्ली में दोबारा सरकार बनी, लेकिन एक भी व्यक्ति अभी तक उन्होंने जो है राज्यसभा में भेजने का काम नहीं किया है। तो इससे आपको मालूम पड़ सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितने दलित हितैषी हैं। दूसरा ये कि बाबा साहेब की फोटो लगाने का काम करते हैं ताकि दलित समाज के लोग ये समझें कि अरविंद केजरीवाल जी दलित हितैषी हैं। लेकिन वहीं पर जब राजेंद्र पाल गौतम जी दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात मन से करते हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करते हैं और बाद में पार्टी से भी बाहर निकाल फेंकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े दलित हितैषी हैं, आपको इस बात को इन तथ्यों से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना भारी अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, अगर आप वास्तव में बाबा साहब से प्यार करते हैं, बाबा साहब की इज्जत करते हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी सूरत में आप वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार
अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से जो है आरएसएस जो है पीछे से आवाज लगाती रहती है कि संविधान जो है सही नहीं है, संविधान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, संविधान को बदलना जरूरी है। अमित शाह जी बाबा साहेब से इतना चिढ़ जाते हैं, बाबा साहेब का नाम लेने से इतना चिढ़ जाते हैं कि राज्यसभा में खुले तौर पर स्टेटमेंट देते हैं कि अंबेडकर 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 फैशन बना लिया है। इसके अलावा बहुत सी स्टेटमेंट आपने सुनने को मिली होंगी कि जो लोग आपकी जूतियां साफ करते थे, आज उनको आपने अपने सर पर बैठा लिया है, सर का ताज बना लिया है। ये सारी स्टेटमेंट्स, इसके अलावा जो इनके साधु संत हैं लगातार स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है, शूद्रों को ये अधिकार नहीं है, शूद्रों को वो अधिकार नहीं है, संविधान जो है मनुस्मृति के अनुकूल नहीं है, हिंदू व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, मनुस्मृति को लागू करना चाहिए, नया संविधान लागू होना चाहिए। अगर इतनी स्टेटमेंट सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो दलित समाज से आता है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या मुस्लिम समुदाय से है और भाजपा को वोट करता है, तो मैं ये समझता हूं कि वह गैरतमंद व्यक्ति नहीं है, उसका ज़मीर नहीं है। तो इसलिए दोनों पार्टियां जो हैं किसी भी सूरत में आप उनको वोट ना करें, ये मेरी अपनी पर्सनल अपील है। तीसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, अब तक उसी शासन रहा है, उसके शासन में देश ने बदहाली झेली है, बाबा साहेब ने अपमान झेला है, बाबा साहेब को काम करने से रोका गया और सांप्रदायिक तनाव अगर आज भारत में मौजूद है तो उसका कारण जो है उसकी पृष्ठभूमि में भाजपा तो है ही मुख्य भूमिका में, लेकिन भाजपा को ना रोक पाने की जो असमर्थता है वो कांग्रेस की रही है। इसके अलावा जातिवाद आज भी भारत में बना हुआ है, सरकारों ने उस पर पूरी तरह से काम नहीं किया। जो भाईचारा मैत्री का जो संदेश भारत के लोगों को देना चाहिए था, जो प्रशिक्षण देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। आर्थिक असमानता जो है आज भी मुंह खोले खड़ी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति इस आर्थिक असमानता के बोझ के तले दबा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस जिम्मेदार है एक बीमार राजनीतिक संस्कृति के लिए, एक बीमार राजनीतिक परंपरा के लिए, जिसमें उन्होंने धनबल और बाहुबल का खुलकर इस्तेमाल किया और उसका जवाब देने के लिए विरोधियों को भी इसी तरह से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। तो ये तीनों पार्टियां मेरे हिसाब से, तो अगर मैं मुद्दे के हिसाब से बात करूं तो आपके सामने ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए कि ये इस लायक नहीं है। अगर पार्टी के लेवल पे बात करें, पर्सनल कैंडिडेट के लेवल पे बात करेंगे तो हमें व्यक्तिगत विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी के लेवल पे बात करें, अगर हमें पार्टी दिखाई दे रही है तो मुझे तो इनमें से एक भी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है जिसको हमें वोट करना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हालांकि बहुत एलिगेशंस लगे हैं। मान्यवर साहब कांसी राम जी के जाने के बाद मिशन जो है धरातल में जा गिरा है और लगातार जो है उसको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहुजन समाज के पास अगर गड्ढा भरना है या गड्ढा ना भर पाए तो अपने वोट को संभाल के रखना है, क्योंकि अगर ये वोट कहीं और चला गया तो वहां से वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अपना वोट जो है सुरक्षित रहे। और अगर अभी ऐसा लगता है कि आपको कि सक्षम नेतृत्व नहीं है, पॉलिसी सही नहीं बनाई जा रही है, तो आप अभी अपने वोट को वहीं बनाकर रखिए। अभी अगर आप अपने वोट को वहीं बनाकर रखते हैं तो अभी आप बेशक सरकार बनाने में सफल ना हो, लेकिन कम से कम अपनी ताकत से विरोधियों को अपने शक्ति प्रदर्शन का किसी भी समय आप शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, इस बात का एहसास कराते रहेंगे। लेकिन अगर आपने जो है उस गड्ढे के डर से कि गड्ढा है, गड्ढे में वोट जाएगा तो बेकार हो जाएगा, इस डर से अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपकी अपनी शक्ति जो है वो समाप्त हो रही है, क्योंकि आपकी शक्ति आपकी अपनी पार्टी के आधार पर जानी जाती है कि ये लोग अपने प्रति कितने जागरूक हैं। जो इल्जाम बहुजन समाज पार्टी पर लग रहे हैं वे इल्जाम अगर हम सही मान भी लें, बिल्कुल सही मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद कई बार जो है आवाज़ उठाता रहा हूँ, सच्चाई ईमानदारी से आवाज़ उठाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो है कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं केवल और केवल समाज के उत्थान की बात करता हूँ। मैं खुद से आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा भारी भरकम जो कमियां हैं
वो भाजपा में, आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में है। यही सारी कमियां। परिवारवाद की बात करें तो बताइए कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस परिवारवाद नहीं है, या फिर आम आदमी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हर एक पार्टी में आपको जो है परिवारवाद मिल जाएगा। पैसे का संचय, पैसे का खेल कहाँ पर नहीं है बताइए। आप अगर कहें कि बहुजन समाज पार्टी पैसे देकर टिकट देती है, तो क्या भाजपा पैसे देकर टिकट नहीं देती है, कांग्रेस पैसे देकर टिकट नहीं देती है, या आम आदमी पार्टी पैसे देकर टिकट नहीं देती है? आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो गंदी राजनीति का जो कारण है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो समाज हैं, सवर्ण समाज जिन्हें कहते हैं, ये लोग इसी गंदी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये गंदी राजनीति बनी रहेगी तब तक आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको ये अपने वोट का इस्तेमाल करने से वंचित करते रहेंगे। इसीलिए आपको अगर स्वस्थ राजनीतिक परंपरा डालनी है भारत में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और बातें कर दूं। अरविंद केजरीवाल जी जिन मुद्दों को लेकर आए थे, सरकार बनाई थी, जन लोकपाल का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उछाला गया था। दिन रात मीडिया में जन लोकपाल चलता था। अन्ना हजारे और केजरीवाल जी ने जो भूख हड़ताल की थी, अनशन किया था, वो जन लोकपाल बिल को लेकर किया था। लेकिन फुल फ्लैश सरकार बनने के बाद भी वो जन लोकपाल दिखाई नहीं दिया। पहली 49 दिन की जो सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी, इसके बावजूद कि उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, उसके बावजूद उन्होंने सरकार बनाई और वो 49 दिन के बाद इसी बात पर गिराई थी कि जन लोकपाल बिल का जो है कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है। साथियों, लेकिन जब उनकी फुल फ्लैश सरकार बन गई तो जन लोकपाल बिल की कभी आपको उनके मुंह से, इस चुनावी अभियान में भी कभी आपको उनके मुंह से बात सुनने को नहीं मिली होगी। दूसरी बात यह है कि जितने भी विधायक जो सिटिंग एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो आपके पास आ रहे होंगे, वे अपने क्षेत्र के उनके द्वारा किए गए काम नहीं गिनाते, वो केवल अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करते हुए आपको दिखाई देते होंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये किया, उन्होंने वो किया, लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, जनता की उनसे क्या शिकायतें हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। जबकि सिटिंग एमएलए तो अपने क्षेत्र में जाकर उसे अपने मुद्दे गिनाने चाहिए, फिर उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल की बात करनी चाहिए, पार्टी की जो विचारधारा है उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गलत परंपरा है, गलत राजनीतिक परंपरा है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अस्पतालों में, सिविल डिफेंस में, होमगार्ड में, बसों में, पार्कों में दुनिया भर के जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां जो हैं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का शोषण करना। काम तो वो सरकारी करेगा, लेकिन तनख्वाह जो है वो प्राइवेट से भी कम पाएगा। आज दिल्ली सरकार जो है, जो मिनिमम वेजेस के तहत मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसमें जो मिनिमम वेज है एक मजदूर के लिए लगभग 13,000 रुपये की, 14,000 रुपये की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन 7,500-8 हज़ार रुपये में, बल्कि इससे भी कम सैलरी में काम करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फ्री पानी, बिजली, फ्री की बस यात्रा, 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को देने का वादा ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। सवाल बनता है कि क्या बिजली फ्री बन रही है, क्या पानी फ्री बन रहा है, क्या जो बसें हैं उनकी मेंटेनेंस फ्री है, क्या उसमें तेल पानी नहीं लगता है? तो अगर इसमें खर्चा होता है तो ये खर्चा जो है केजरीवाल जी कहाँ से लेकर आएंगे? 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहाँ से लेकर आएंगे? सीधी सी बात है कि जो आपके विकास की योजनाएं हैं, जो विकास के लिए आपका पैसा आता है, उसको वो विकास से डाइवर्ट करके और आपको ये सब सुविधाएं देने का काम करेंगे। दूसरी बात, जब ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो महंगाई दर आप देख ही रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसमें केंद्र के जो कर होते हैं, जो केंद्र जो टैक्स लगाती है वो तो शामिल होता ही है, राज्य सरकार का टैक्स भी इसमें शामिल है। अगर ये मुफ्त की योजनाएं देने की बजाय वो टैक्स में रिबेट दे दे, टैक्स में छूट दे दे, तो मुझे लगता है कि पूरी जनता जो है दिल्ली की, वो उससे लाभान्वित होगी। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का टारगेट केवल और केवल दिल्ली के वोटर्स होते हैं, इसीलिए दिल्ली में केवल महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त है, जबकि स्टूडेंट्स जो कि बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उनको अपने स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, उनकी यात्रा मुफ्त नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं
वो अंडर एज भी हो सकते हैं और वो उनके वोटर नहीं होते। तो इसीलिए साथियों हमें समझना पड़ेगा, पूरी सच्चाई और ईमानदारी की जांच करनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल इस जो दिल्ली है, दिल्ली के लोगों का भला चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का वास्तव में कल्याण करने की उनके पास योजनाएँ हैं, या फिर हवा-हवाई और आपको लुभावने जो वायदे करते हैं और लुभावनी जो आपको जो है रियायतें देते हैं, उनके उनका मकसद केवल उसमें आपका वोट हासिल करना है। अगर केवल वोट हासिल करना है, तो अरविंद केजरीवाल केवल और केवल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। इसके अलावा दूसरी बात उनके बारे में मत सोचिए कि वो ईमानदार हैं या अन्यथा हैं। अब तक इतना बड़ा झूठ देश के लोगों से बोला अरविंद केजरीवाल जी ने कि उन्होंने जो है कई बच्चे एससी एसटी के विदेश पढ़ने के लिए भेजे, जबकि जांच में पाया गया कि केवल 2 बच्चे अब तक जो है उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजे हैं, जिसमें कि दोनों बच्चे वो उनके विधायकों के सगे-संबंधी हैं। कोई भी आम बच्चा जो है आज तक विदेश पढ़ने के लिए नहीं गया है। केवल 4 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं दिल्ली में और 2 करोड़ से ऊपर जो है दिल्ली की आबादी है। 2 करोड़ जो दिल्ली के जो आबादी है और जो बच्चों की एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो क्या है? क्या आज अगर दिल्ली के स्कूलों का स्टैंडर्ड, एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत एक्सीलेंट हो गया है, तो बताएँ कि उनके कितने विधायक ऐसे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं। तो साथियों ये कुछ बातें हैं जिनसे हम आसानी से जाँच कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है बार-बार विचार करना होगा और हमें गड्ढे की परवाह नहीं करनी है। गड्ढे पर जब तक काम नहीं होता, जब तक जो है गड्ढा खतरनाक बना रहता है और गड्ढा खतरनाक है तो चोट खाएँगे। चोट यानी कि आपके ऊपर शोषण, अत्याचार, जातिवाद का कहर लगातार टूटता रहेगा। जब तक वो गड्ढा नहीं भरेगा, तब तक आपके ऊपर ये अत्याचार होता रहेगा। इसीलिए मेरी अपील है, मैं आपसे पर्सनली चाहता हूँ, हालाँकि मैं जो है कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ना ही बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ना ही मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक सामाजिक उत्थान में लगा हुआ व्यक्ति हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। इसलिए मेरी पर्सनल अपील है कि अभी आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अपने वोट को अपनी पार्टी के पास जो है आप सुरक्षित रखिए और अगर अपनी पार्टी के पास सुरक्षित रखेंगे, आप संगठित हो जाएँगे, तो पार्टी भी ठीक हो ही जाएगी। जय भीम, नमो साथियों।